हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स का फिजिकल टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा एज पर आईएस कोड नंबर 1077। बेसिकली जो ब्रिक्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए। मीन्स ब्रिक्स ऑफन हैव टू विथस्टैंड ग्रेट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो ड्यूरेबिलिटी होती है जो मैसनरी स्ट्रक्चर की, मीन्स जो ईंटों वाला स्ट्रक्चर होता है मैसनरी स्ट्रक्चर, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो लार्जली डिपेंड करती है ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर। जनरल अगर अपन बात करें, अगर हम लोग आईएस कोड के हिसाब से बात करें तो आपका एक कॉमन बिल्डिंग में, एक पब्लिक बिल्डिंग में ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आईएस कोड हमें कुछ रिलैक्सेशन दे देता है। आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10.5 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। एक और भी हमारा चेक आईएस कोड सजेस्ट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल ब्रिक की स्ट्रेंथ जो भी हमारा एवरेज आएगा उस एवरेज के 20% वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हमारा एवरेज 10 मेगापास्कल आया है तो जो भी हम 5 ईंटों को टेस्ट कर रहे हैं उन 5 ईंटों में से किसी की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 8 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स 20% का वेरिएशन ही अलाउड है, 20% से ज़्यादा वेरिएशन आपका अलाउड नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे। मेरी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन सीटीएम, कम से कम जिसकी कैपेसिटी आपकी 1000 किलोन्यूटन हो और यू कैन से 100 टन हो, कम से कम उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके मुझे 2 प्लाई चाहिएंगी। एक प्लाई 3 mm की प्लाई होगी, उसके अंदर 3 प्लाईज यूज होंगी। एक प्लाई आपका कंप्लीट प्लाई 3 प्लाई से मिलकर बनेगी जिसकी टोटल थिकनेस 3 mm है। तो ऐसे ऐसे मुझे 2 प्लाई चाहिएंगी। और जनरल केस में आपका मुझे चाहिएगा सीमेंट, क्योंकि मुझे फ्रॉग मार्क भरना है। और कोर्स सैंड ग्रेड 3 की मुझे कोर्स सैंड चाहिएगी। ग्रेड 3 का मीन है आपका 0.09 mm से लेकर के 0.5 mm तक जिसका साइज हो, ऐसी मुझे कोर्स सैंड चाहिएगी। मीन्स ग्रेड 3 आपका मैं किसके अनुसार बोल रहा हूँ, आईएस कोड नंबर 650 के अनुसार बोल रहा हूँ। एक मुझे मिक्सिंग टूल चाहिएगा मिक्स करवाने के लिए, और एक मेरे को एनामल ट्रे जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपका ये मिक्सिंग करवाऊंगा। फ्रॉग को फिल करने के लिए कंप्लीट मैं आपका मोर्टार बनाऊंगा, मिक्सचर बनाऊंगा। जनरल केस में प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले 5 ब्रिक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने लॉट में से, अपने स्पेसिमेन में से। उनको 24 घंटे के लिए वाटर बाथ के अंदर रख दीजिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड उस वाटर बाथ का टेम्परेचर मेंटेन करवा दीजिए। उनको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उनको वर्टिकली प्लेस करना है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये वर्टिकली प्लेस करना है सच दैट कि वो रूम टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर लें, सारा मॉइस्चर, सरप्लस मॉइस्चर जो है वो नीचे आपका निकल जाए। उसके बाद उन 5 ईंटों को आपको फ्रॉग की फिलिंग करवानी है। और फ्रॉग की फिलिंग किस मोर्टार से करवानी है, 1:3। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट इज टू 3 पार्ट ऑफ कोर्स सैंड। कोर्स सैंड कौन सा, ग्रेड 3 सैंड। क्यों करवानी है, जो भी ईंट आपका उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका बिहेवियर जो वो यूनिफॉर्म बनाने के लिए करवानी है, इसलिए मैं आपको फ्रॉग की फिलिंग करवा दूंगा। फ्रॉग की फिलिंग करवाने के बाद 5 ईंटों को एक जूट बैग में लपेट करके रख देना है। कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उन ईंटों को जूट बैग से निकालना है। जूट बैग से निकालने के बाद उनको क्लीन वाटर के अंदर रखना है। कितने दिन के लिए, फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए। 72 आवर्स के बाद आप उनको निकालोगे। अब ऑब्वियस बात है, मुझे ईंट का एरिया तो पता नहीं है। ईंट का मुझे पहले डायमेंशन मेजर करना पड़ेगा। 5 ईंट मैंने ली थी, हर एक की लेंथ और विड्थ मुझे मेजर करनी पड़ेगी। 5 लेंथ का एवरेज निकालना पड़ेगा और 5 विड्थ का एवरेज निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए लोड पर यूनिट एरिया। तो एरिया में कौन सा लूंगा, एरिया में एवरेज लूंगा। 5 की लेंथ का एवरेज कर दूंगा, 5 की विड्थ का एवरेज कर दूंगा, मेरे पास एवरेज एरिया आ जाएगा। और फिर हम लोग उसके सीटीएम पर, जैसे हम क्यूब्स को टेस्ट करते हैं, कंक्रीट के क्यूब्स को, सीमेंट के क्यूब्स को टेस्ट करते हैं, ऐसे ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, कोई भी वैल्यू
20%, किसी भी ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 20% ऑफ एवरेज वैल्यू से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, मीन्स प्लस माइनस 20% का ही वेरिएशन अलाउड है। और एवरेज जो स्ट्रेंथ आएगी वो डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ से कम नहीं आनी चाहिए। मैं अपने इस स्पेसिमेन में सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज कर रहा हूं, तो सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए 7.5 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ डिजायरेबल है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिएगा, इन कॉमन बिल्डिंग्स ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल ब्रिक शैल नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू एंड शैल नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ब्रिक्स। मीन्स वेरिएशन जो आपका प्लस माइनस 20% ही आपका अलाउड है। एवरेज वैल्यू रिकमेंडेड वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, रिकमेंडेड वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स 10.5 मेगापास्कल फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, 7 मेगापास्कल फॉर सेकंड क्लास ब्रिक्स एंड 3.5 मेगापास्कल फॉर थर्ड क्लास ब्रिक्स। मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, ये आपका IS कोड नंबर में 1077 फॉलो कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट 50,000 ब्रिक्स के बाद ये किया जाता है। डेट ऑफ टेस्टिंग मैं आज की डेट डाल देता हूँ, दैट इज़ 28 दिसंबर 2020। डेट ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो 28 दिसंबर 2020। मैं यहाँ पर 5 ब्रिक्स को टेस्ट करूँगा। मैं 5 ब्रिक्स को टेस्ट करूँगा। साइज ऑफ द ब्रिक्स मेरा वही साइज़ रहेगा 230 बाई 100 बाई 70, 230 बाई 110 बाई 70, 230 बाई 110 बाई 70, 230 बाई 110 बाई 70 एंड 230 बाई 110 बाई 70। एरिया हम निकालेंगे आफ्टर 74 आवर्स। लोड कितना लेगा वो भी हम निकालेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल देंगे, लोड पर यूनिट एरिया। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबका इनका एवरेज लेंगे और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरी शैल नॉट बी लेस देन 7 मेगापास्कल, क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स हैं, ये आपको सारा टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो देखिएगा। ये मेरे पास कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिसकी कैपेसिटी 2000 किलोन्यूटन है और यू कैन से 200 टन है। हमें एक ऐसी सी टीम रिक्वायर्ड होती है जिसकी कैपेसिटी 100 टन होती है या 1000 किलोन्यूटन। हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये हमारी कंप्रेशन प्लेट ऑफ CTM है और ये हमारा है ओनली जस्ट सिंपल प्लेट जो क्यूब को हैंडल करती है। तो इसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन प्लेट ऑफ CTM एंड CG ऑफ दिस प्लेट मस्ट कोइंसाइड्स विद ईच अदर, तभी आपका रेंज बढ़िया आएगी, तभी आपकी रीडिंग एक्चुअल आएंगी। ये मेरे टूल्स हैं। ये मेरे पास 2 प्लाई हैं 3 mm की। ये जूट बैग है, ये एनिमल ट्रे है, ये मिक्सिंग टूल है और ये मेरे पास 5 ब्रिक्स के स्पेसिमेन। ये मेरे पास मैंने 2 एक्स्ट्रा ट्रे ले ली हैं। एक ट्रे के अंदर मैं सीमेंट भर लूँगा और एक ट्रे के अंदर मैं कोर्स सैंड ग्रेड 3 का भरूंगा। दोनों को मिक्स करवाने के लिए मैं इस ट्रे का और इस मिक्सिंग टूल का यूज़ करूंगा। तो सीमेंट लेके आइएगा और कोर्स सैंड लेके आइएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा। बार मैं जो कोर्स सैंड लेने वाला हूं, ये मैं ग्रेड 3 का कोर्स सैंड यूज़ करूंगा। IS कोड नंबर 650 के अनुसार मैंने आपको साइज़ पहले बताया था 0.5 mm टू 0.09 mm। दिस इज एनोर सैंड, बेसिकली स्टैंडर्ड सैंड फॉर सीमेंट टेस्टिंग। तो हम लोग यही सैंड एग्जैक्ट प्रोसेस के लिए यही सैंड हमें यूज करनी है। तो ये मैं कोर सैंड मैंने भर ली है, थोड़ा सा और ले आइए, सच दैट कि हमारे 5 ईंटों के जो फ्रॉग्स हैं वो फिल हो जाए। हमें इतना सैंड लेना है, थोड़ा सा सैंड और लेके आइए। ग्रेड 3 का ही लाना है। ओके, ठीक है, सही है। अब सीमेंट लीजिए। तो ये देखिएगा, ये मेरी कोर्स सैंड है और ये मेरी सीमेंट है। मेरे को 1 सैंपल ऑफ और 1 पार्ट ऑफ सीमेंट लेना है और 3 पार्ट ऑफ कोर्स सैंड लेने हैं। तो लीजिए, इसमें से आप इसमें से 2 ये डाल लीजिए, 2 सैंपल। हाँ, 2 कंप्लीट भर के रखिए। 2 पार्ट्स पूरा भर के लीजिए। हाँ लीजिए, 1 और एक और ले लीजिए। हम 1:3 की बजाय 2:6 कर लेंगे और रेशो वही आ जाएगा 1:3 का। हमने 2 पार्ट्स ऑफ, थोड़ा सा और मिला लीजिए इसमें, थोड़ा सा और ले लीजिए। बिल्कुल, इसमें कोर्स सैंड। सिक्स पार्ट्स, 1 2
3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने मोर्टार के लिए पूरा मसाला तैयार कर लिया है। लेकिन इससे पहले मेरे को फॉर 24 आवर्स इन ईंटों को पहले पानी में डुबोना पड़ेगा। पहले मैं डुबोता हूँ पानी में, आइए। तो देखिएगा, मैंने इन सभी ईंटों को अभी 24 आवर्स के लिए इसको वाटर बाथ में रख दिया है। देखिएगा, हमारे 24 आवर्स हो चुके हैं और अब मैंने इन ईंटों को वर्टिकल पोजीशन में रखना है, सच दैट कि इसके अंदर जो भी सरप्लस मॉइस्चर होगा वो मेरा बाहर निकल जाएगा। सरप्लस मॉइस्चर मेरा बाहर निकल जाएगा। ओके, जब सरप्लस मॉइस्चर मेरा बाहर निकल जाए उसके बाद इन ईंटों की मुझे इस मसाले के साथ, हमने जो कल बनाया था मसाला, अब इसकी मिक्सिंग नहीं करवाई थी, अभी हम मिक्सिंग करवाएंगे। इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करवाइए, प्रॉपर मिक्सिंग करवाइए इसकी। थ्रोआउट मिक्सिंग होनी चाहिए, थ्रोआउट मिक्सिंग करवाइए। ठीक है, अब इसमें क्या नाम है, बीच में थोड़ा सा ना गड्ढा बना लीजिए कि हमें बाद में क्या है ना कि अपना पूरा पानी इसमें आ जाएगा। बस बस ठीक है। अब इसमें पानी मिलाइए, डिस्टिल्ड वाटर मिलाइए, जार से मिलाना, इसमें मिक्स कीजिए। इसको हमें ऐसा मोर्टर बनाना है ये, सच दैट कि ये कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए जो यूज़ होता है ना, जो मैसनरी के लिए यूज़ होता है, वही मसाला हमें बनाना है इसमें। और मिलाइए पानी इसमें, और मिलेगा। बिल्कुल लूज मसाला बनाना। थोड़ा स्पीड से काम कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मसाला। सही, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल ठीक है। अब जूट बैग को ना गीला कर लीजिए। पहले इसको मसाला बना लो पहले पूरा। बस बस ठीक है, हो जाएगा। पांचों ईंटों को फ्रॉक भरिए, बिल्कुल अच्छा। हम जो फ्रॉक फिलिंग करवा रहे हैं ये ईंट के का यूनिफॉर्म बिहेवियर बनाने के लिए करवा रहे हैं। देखिए, इसकी फ्रॉक फिलिंग जो है वो मैं यूनिफॉर्म बिहेवियर बनाने के लिए करवा रहा हूँ कि ईंट का बिहेवियर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टाइम पर यूनिफॉर्म बन जाए। एक्स्ट्रा जो है मसाला वो निकाल दीजिएगा। नहीं, अच्छी तरह इधर रह गया। बिल्कुल ऐसे ही हम, तो देखिएगा हम अभी 3 ईंटों में मोटर जो है भर चुके हैं। इनका फ्रॉक जो है वो फिल हो चुका है। ये 4th ईंट है। थोड़ा सा स्पीडली काम कीजिए। ठीक है। अब लास्ट 5th सैंपल, कोई बात नहीं, इसकी सफाई बाद में हो जाएगी, नो इश्यू। बस तो हमने इन 5 ईंटों में इनका फ्रॉक जो है वो मोर्टार के साथ फिल कर लिया है। तो देखिएगा, अब हम इन 5 स्पेसिमेंट्स को जूट बैग की क्यूरिंग करवाएंगे फॉर 24 आवर्स। इसके ऊपर ढक दीजिए। अभी 24 आवर्स तक हमने इसको कंप्लीट जूट बैग की क्यूरिंग में रखना है। ओके, तो ये देखिए 24 आवर्स हो चुके हैं, इसको हटा दीजिए। बस अब हम इन 5 स्पेसिमेंट्स को क्लीन वाटर में फॉर 72 आवर्स रखेंगे। क्लीन वाटर में जिसका टेम्परेचर मेंटेन हमने करवा रखा है 27 डिग्री। वैसे आप 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करवा सकते हो। इनको क्लीन वाटर में रखवाइए। सेवेंटी 72 आवर्स के लिए।
एक स्पेसिमेन और बच गया हमारा। तो देखिएगा अभी 72 आवर्स हो चुके, पानी मेरा पूरा कंप्लीटली डर्टी हो चुका है। तो अभी मैं इन ईंटों को निकाल लेता हूँ और इनकी डायमेंशन पहले मेजर करवाऊँगा। निकालिए 5 ईंटों को, 5 स्पेसिमेंट्स को टेबल पर रख लीजिए। सबकी लेंथ एंड विड्थ हमें मेजर करनी है सच दैट कि हमारा एवरेज एरिया आ जाएगा। रवि जी एक वो ले लीजिए कॉपी पेन, उसमें डायमेंशन मेजर करेंगे। नॉर्मल रख लो, वर्टिकल मत रखो उसको। अभी नॉर्मल रखिए उनको, अभी वर्टिकल नहीं आएंगी। अभी इनको नॉर्मल रखो, सीधा सीधा रखो, यहाँ पर रखो। देखिए छोटा स्केल लेके आइएगा ना। देखिएगा पहले हम लोग इन सभी ईंटों का लेंथ एज वेल एज इट्स विड्थ मेजर करेंगे सच दैट के एवरेज एरिया हमारे पास आ जाएगा। बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है लोड पर यूनिट एरिया। आइए मेजर कीजिए, लाइए मेजर कीजिए। ये देखिए पहली ईंट का जो 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 आपका यह आया है 11 कंप्लीट 11, विड्थ आपकी 11 आई है। दिस इज 12 पे रीडिंग है, हमने 1 से स्टार्ट किया था तो 11 सेंटीमीटर मीन्स 110 mm आ गया फर्स्ट आया। और इसकी लेंथ मेरी आई है, मैंने 1 से शुरू किया है वहाँ पर, ये मेरा 1 से शुरुआत है और इसकी लेंथ आई है 23.5 मतलब 23 क्या नाम है 2350 और सॉरी 235 mm। तो एक डायमेंशन मेरा है, सारे मेजर कीजिए ऐसे, सभी मेजर कीजिए। तो ये पहला मेरा डायमेंशन आया है 235 mm और विड्थ आई है 11 सेंटीमीटर मीन्स 110 mm। ठीक है ना, हाइट छोड़ दीजिए, एरिया में हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 235 और विड्थ 115। तो ये देखिएगा ये मेरे पांचों ईंटों के डायमेंशंस आ चुके हैं 235, 232, 230, 232 एंड 235। विड्थ इज 110, 115, 112, 111 और 115। इनका एवरेज निकालिए। तो ये देखिएगा मेरी एवरेज लेंथ निकली है 232.8 mm एंड एवरेज विड्थ आया है 112.6 mm, 112.6 mm। सो मेरा एवरेज एरिया आ गया 26.21 इंटू 10⁻³ mm², जो कि मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो देखिएगा हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। ये मैंने एक पहले नीचे प्लाई लगा दी है, अब एक ईंट रखी, फ्रॉग मार्क ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब बिल्कुल इसी की लोकेशन पर एक प्लाई और लगाइए और इसको टाइट कीजिए पहले ऊपर अरेंजमेंट को। ये बात याद रखना आपको, इस प्लेट का और कंप्रेशन प्लेट का सीजी कोइंसाइड करना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए। क्या हुआ, ये अरेंजमेंट हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, लगाओ, कोई इशू नहीं। ठीक है, 0 रीडिंग कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 0 रीडिंग पिक करके स्टार्ट कीजिए। इसने लोड लेना स्टार्ट कर दिया अभी किलोमीटर में। ऐसे ही हम पांचों स्पेसिमेंट्स का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे।
इन द सिमिलर वे हम इन चारों ईंटों का भी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। 4 स्पेसिमेन बचे हुए हैं, एक हमारा वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर ईंट हमारी क्रश होने लग रही है। ओके, इसने टोटल लोड लिया है 352 किलो न्यूटन। इन द सिमिलर वे हम लोग सभी ईंटों का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। तो हमने पांचों स्पेसिमेंट्स का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाला। ये हमारा पहला 352 आया था, 340, 320, 360 और 300 किलो न्यूटन। तो अब मैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी निकाल के दिखाऊंगा। एवरेज एरिया जो मैंने लेना है वो लेना है 26.21 इंटू 10⁻³ mm²। तो ये देखिएगा, लोड इसने लिया था हमारा 352, 340, 320, 360 और 300। एवरेज एरिया मैंने यूज़ कर लिया 26.21 इंटू 10⁻³ mm²। ये देखिएगा हमारी वैल्यू पहले आ चुकी थी और ये मेरा लोड आया था सारा कंप्लीट लोड। तो मैं एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी सारी कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो लोड विल ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी 352 गुना 10⁻³ डिवाइडेड बाई 26.21 इंटू 10⁻³। इससे कैंसल्ड आउट। तो ये ऊपर न्यूटन बना लिया था, नीचे आपका mm² आ जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी, ये हमारी वैल्यू आई है, देखिएगा 352 डिवाइडेड बाई 26.21। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 13.42 मेगापास्कल। ये कंप्लीट वैल्यू आई है 13.42 मेगापास्कल। इन द सिमिलर वे हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिएगा, मैं सारी वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 340 डिवाइडेड बाई 26.21, तो वैल्यू विल बी 12.97। सिमिलरली 320 डिवाइडेड बाई 26.21, वैल्यू विल बी इक्वल टू 12.20। Similarly 360 divided by 26.21, value will be 13.73, and last one is 300 divided by 26.21, that is 11.44। तो मैं इनका सबका एवरेज निकाल लेता हूँ। देखिए एवरेज मेरा आएगा 13.42 प्लस 12.97 प्लस 12.20 प्लस 13.73 प्लस 11.44 डिवाइडेड बाई 5 वैल्यूज़ हैं, तो एवरेज वैल्यू इज़ 12.75 मेगापास्कल, जो कि मेरा 7 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ओके है। सो वी कैन यूज दीज टाइप ऑफ ब्रिक्स और दीज ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। एक बात और भी ध्यान रखनी है, एवरेज वैल्यू से कोई भी वैल्यू 20% के वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स 12.75 इंटू, अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ तो वैल्यू मेरी 15.3 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 15.3 मेगापास्कल मेरी फाइनल रेंज आ गई, और 12.75 इंटू, अगर मैं 20% वेरिएशन कम करता हूँ तो 10.2 मेगापास्कल। मतलब जो हमारी रेंज रहनी चाहिए, वेरिएशन की रेंज रहनी चाहिए हर एक रिजल्ट की 10.2 मेगापास्कल से 15.3 मेगापास्कल के बीच में रहनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या क्या है, 13.42 इस रेंज में आ रही है, 12.97 रेंज में आ रही है, 12.20 रेंज में आ रही है, 13.73 रेंज में आ रही है, 11.44 रेंज में आ रही है। सो वी कैन से वी कैन यूज दीज ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज बिकॉज एवरेज वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाइड वैल्यू से कम नहीं है, और आपकी कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू आपका 20% के वेरिएशन के अंदर आ रही है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है। सो माय डियर लर्नर्स, टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विच इज़ वेरी हेल्पफुल एट साइट फॉर ए सिलेक्शन ऑफ ब्रिक। किसी भी ब्रिक के सिलेक्शन के लिए, दैट इज वेदर ए ब्रिक कैन बी यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट और नॉट। मीन्स एक ब्रिक आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, दैट लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो वी फाउंड दैट
average strength of all specimens is more than 7.0 megapascal, that is for second class bricks. ये मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आपके इस स्पेसिमेंट्स को सेकेंड क्लास ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ. एंड वी ऑल्सो फाउंड दैट इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू. So my dear learners, I will meet with you in my next video lectures along with some more practical tests. Thank you so much and goodbye.